हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है या पेट्रोलियम किसे कहते हैं। द पेट्रोल दैट कीप्स, और जो पेट्रोल हमारी कार्स के अंदर या हमारी बाइक्स के अंदर जो डलता है जिसकी वजह से हमारी कार रनिंग एज वेल एज ऑयल that keeps your cycle from squeezing both, जिसकी वजह से पेट्रोल की वजह से हमारी गाड़ी कार या साथ साथ में जो हमारी मोटर बाइक्स वगैरह हैं, मोटरसाइकिल हैं या और कई प्रकार के जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं। बोथ बिगन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड। उसके अंदर क्या डाला जाता है, वो पेट्रोलियम जो होता है वो एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब एक तरल पदार्थ होता है, थिक काले कलर का होता है, उसको हम पेट्रोल कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, और ये पाया जाता है रॉक्स, जो लेयर्स हैं रॉक्स की उनके बीच के अंदर। एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड, और ये निकाला जाता है ऑयल फील्ड्स के थ्रू लोकेटेड ऑफ सी, या फिर ये ऑफ सोर जो हैं, मतलब जो किनारे हैं कोस्टल एरियाज़ के, जैसे कि मुंबई हाई वगैरह है, वहाँ से ऑयल फील्ड जो है ऑयल निकाला जाता है ड्रिल के थ्रू। दिस इज दैन सेंड टू रिफाइनरीज, और उसके बाद इनको रिफाइनरीज के अंदर भेजा जाता है विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, और जिससे कि जो क्रूड ऑयल है वो अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है। यानी क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिक्सड होते हैं, और उसके बाद उसको रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन करने के बाद इस क्रूड ऑयल से निकलता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स वगैरह इनसे बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, पेट्रोलियम या इससे जो चीज़ें निकाली जाती हैं डेरिवेटिव्स, इनको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्योंकि ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा गया कि जो पेट्रोल का कलर होता है वो ब्लैक होता है, और इनसे जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि विच मिनरल इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड, तो आप लिखेंगे पेट्रोलियम, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। और ब्लैक गोल्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कीमती होता है। आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा होता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, और जो सबसे मुख्य पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। और जो दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो मुख्य प्रोड्यूसर हैं पेट्रोलियम के वो हैं दिग्बोई, ये असम के अंदर है, मुंबई हाई, बॉम्बे हाई जो कि मुंबई के अंदर है, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा, या जो डेल्टाज हैं कृष्णा नदी के और गोदावरी नदी के, वहाँ पर ये पाए जाते हैं या इसको निकाला जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि पेट्रोल होता क्या चीज़ है, या व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोल। तो आपने ये तो कह दिया इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड इज़ कॉल्ड पेट्रोल। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये ओरिजिन हुआ है या निकाला गया है डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड से निकला हुआ ये वर्ड है जो कि जिसका मतलब पैट्रा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैट्रा प्लस ओलियम। पैट्रा मीन्स होता है रॉक्स और ओलियम मतलब होता है ऑयल, तो इसी वजह से हम पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल। तो ये भी डेफिनेशन के अंदर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। देन फिर आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। नेचुरल गैस होती है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ साथ पाई जाती है, एंड इज रिलीज व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, और ये रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल सरफेस पर निकाला जाता है। इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक, और आपको पता है ये जो नेचुरल गैस है इसको हम घर में भी इसको यूज़ करते हैं। जो गैस सिलेंडर होता है एलपीजी, वो नेचुरल गैस ही होती है। एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स या इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको फ्यूल के रूप में रीयूज़ किया जाता है। तो ये यूजेज ऑफ नेचुरल गैस हो गए। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो है नॉर्वे, यूके या नीदरलैंड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस निकाला जाता है, तो ये मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हो गए नेचुरल गैस के। इंडिया के अंदर जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा। इंडिया के अंदर जैसलमेर के अंदर राजस्थान में जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा
त्रिपुरा और सम पार्ट ऑफ ऑफशोर ऑफ इन मुंबई। मुंबई के किनारों पर भी नेचुरल गैस को निकाला जाता है, इसके रिजर्व्स हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशेंट, वर्ल्ड के अंदर बहुत ही थोड़ी सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें सफिशेंट मात्रा के अंदर नेचुरल रिजर्व्स पाए जाते हैं या उनके अपने नेचुरल रिजर्व्स हैं। द शार्प इंक्रीजिंग इन आर कंजप्शन, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को भी बहुत तेज़ी से जल्दी यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि आगे चल के ये ख़त्म होने का जो खतरा है वो बन जाता है। डिप्लेशन मीन्स होता है फिनिश हो जाना। एट एन अलार्मिंग रेट, अलार्मिंग रेट मतलब अगर ये फिनिश हो गया तो इसको बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं, तो फिर ये बिल्कुल मिल ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, और जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं वो इनसे रिलीज़ होते हैं जब इनको जलाते हैं। तो दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न, और इसी वजह से ये जो फ्यूल्स हैं इन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, और इनको जलाने से जो इनके पॉल्यूटेंट्स हैं वो निकलते हैं बर्न करने पर धुएं के रूप में। अनचेक बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज़ लाइक अ अनचेक ड्रिपिंग टैप, और अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बिना सोचे समझे जलाएं तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि नल में से टपकता हुआ पानी, और अगर नल में से हमेशा ऐसी बूंद बूंद टपकती रही तो एक दिन वो टंकी भी खाली हो जाती है। तो वैसे ही अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का ध्यान नहीं रखें और उनको ऐसे ही जलाते रहेंगे तो एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएंगे, विच विल इवेंचुअली रन ड्राई, जो कि बाद में सूख जाएंगे। दिस हैड लेड टू द टैपिंग वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, और इसी की वजह से इनके अल्टरनेटिव्स ढूंढे गए, और अल्टरनेटिव्स के रूप में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये जो है ख़त्म ना हो और इसके बदले में हम दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो क्लीनर होते हैं, मतलब बिल्कुल इसको जलाने पर धुआं नहीं होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, और इसको अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है फॉसिल फ्यूल के। अब सीएनजी आपने सुना होगा, सीएनजी इस बसेस के अंदर डलती है, तो जो सीएनजी है पेट्रोल की जगह इसको यूज़ किया जाता है। ये इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये पॉपुलर है इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल्स जितने भी हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। एज इट कॉज लेस पॉल्यूशन, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है दैन पेट्रोलियम एंड डीजल, पेट्रोलियम और डीजल की अपेक्षा में। तो अगर आपसे सीएनजी के बारे में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। दैन फिर आता है आपका हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होता है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय हाइडल पावर। तो हाइडल पावर क्या होता है, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, बारिश का पानी और नदियों का बहता हुआ पानी इसको डैम के अंदर स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इज़ मेड फॉल फ्रॉम हाइट, और उसको बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है। मतलब ये मान लीजिए डैम है और फिर यहाँ से जब उसको छोड़ते हैं तो काफ़ी ऊंचाई से जब ये नीचे गिरता है, तो जब ये गिरता है तो द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स, और जो गिरता हुआ पानी है वो पाइप्स के थ्रू डैम के अंदर जाता है। ओवर टर्बाइंस ब्लेड्स पर गिरता है ये, और जो टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं ये बिल्कुल नीचे होते हैं डैम में, और जिसकी वजह से ऊपर से पानी गिरता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, चलते हैं। देन टर्न द जनरेटर, और इससे क्या होता है कि जो जनरेटर होता है वो स्टार्ट हो जाता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है। और इसी को हम, ये जो सारा प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी से बनने वाली बिजली। पानी से कैसे बिजली बनती है ये आपको बता दिया, डैम के थ्रू। डैम का जो पानी होता है वो बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है और इनको कनेक्ट किया जाता है पाइप्स के थ्रू डैम में, और उसके बाद ये टरबाइन ब्लेड्स पर गिरते हैं, और जो टरबाइन ब्लेड सबसे नीचे लगे होते हैं, और जिसकी वजह से जो ये ब्लेड्स होते हैं वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके घूमने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर उनको वायर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। द वाटर डिस्चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है, साथ में जो पानी है उसको डिस्चार्ज किया जाता है, उसको निकाला जाता है। इरिगेशन यूज़ के लिए नहरें वगैरह बनाई जाती है, जिससे कि जो पानी है वो ऐसे एरियाज़ के अंदर पहुंच जाए जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, और एग्रीकल्चर के लिए इसको फिर यूज़ किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, और जो
पूरे वर्ल्ड की 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही बनती है। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की कितनी इलेक्ट्रिसिटी है जो हाइडल पावर के थ्रू बनती है, तो वो है 1/4। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर, और जो सबसे ज़्यादा मेन प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के, वो है पर्गे एंड नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया के अंदर वो हैं भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, बहुत सारे। इनमें से कुछ ये इम्पॉर्टेंट्स के नाम बता रखे हैं। आपको पता है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है सबसे पहले उसको डेवलप किया गया था नॉर्वे के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री है जहाँ पर कि सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया गया था, तो वो है नॉर्वे। आपका आंसर होगा नॉर्वे। अब ये देखिए इसमें बता रखा है ये वाटर रिजर्व से। वाटर रिजर्व मतलब ये डैम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो डैम है इसका जो पानी इसको कनेक्ट किया गया है पाइप्स के थ्रू, और ये पाइप से जब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है बहुत तेज़ी से, तो इससे ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन ब्लेड्स हैं, और ये जाके इनसे टकराते हैं और ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। इसके बाद इनको कनेक्ट किया जाता है वायर्स के थ्रू, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और जब ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं तो इससे जो एनर्जी निकलती है वो उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है ये वायर्स के थ्रू। ये इनका स्टेशन बना दिया, पावर स्टेशन, जहाँ पे हाइडल पावर स्टेशन, जिससे कि ये एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। और बाकी ये जो पानी है इसके बाद ये छोड़ दिया जाता है, और ये नहरों के थ्रू या कैनल्स के थ्रू ये गाँवों के अंदर, ऐसे एरियाज़ के अंदर पहुँचाया जाता है जहाँ वाटर नहीं होता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ या पीने के पानी की सुविधा दी जाती है इससे। देन ये तो था आपका कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये अल्टरनेटिव हैं कन्वेंशनल सोर्सेज के। अल्टरनेटिव मतलब उनके जगह हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उसको ऐसे ही बिना सोचे विचारे यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे। तो उसकी जगह हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया है, जिसे रिसेंटली डेवलप किया गया है रिसेंट टाइम के अंदर। और ये एक नया टेक्नोलॉजिकली एक नई टेक्निक है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि इनको हम जल्दी से जल्दी वापस बना सकते हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर आपने क्या देखा, इट इन द इंक्रीज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू शॉर्टेज। अब अगर हम फॉसिल फ्यूल्स कैसे यूज़ करते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, शॉर्टेज हो जाएगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ अ प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू, और ये अंदाज़ा, एस्टिमेटेड मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, कि अगर प्रेजेंट रेट जैसे आज हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन मतलब यूज़ करना, कंटिन्यूसली जैसे आज हम यूज़ करते जा रहे हैं, अगर वैसे ही आगे लगातार यूज़ करते रहे तो जो रिजर्व्स हैं इन फ्यूल्स के वो आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉस्टेड मतलब फिनिश हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और इसके साथ साथ में इसका जब हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज का, तो वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का भी एक कारण होते हैं। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और इसी वजह से नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, सच एज सोलर एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, विच आर रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसे बार बार बना सकते हैं, तो ये सोलर एनर्जी हो गई, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं ये, ठीक है। देन फिर आता है आपका, इसमें नंबर 1 है सोलर एनर्जी। जैसे अभी आपने पढ़ा कौन कौन सी एनर्जी होती है, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और भी एनर्जीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर, जैसे कि पता चल रहा है, सन की हीट से बनता है, सन की हीट और लाइट से जो एनर्जी बनती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। सन हीट्स एंड लाइट्स एनर्जी कैन बी फेल्ड बाय अस एवरी डे, और आपको पता है हर दिन सूरज निकलता है, हर दिन इसकी हम हीट और लाइट को महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी टैप फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी जो होती है वो सन से ट्रैप की जाती है, मतलब सन से जो हीट एंड लाइट आती है उसके थ्रू उसको बनाया जाता है। कैन बी यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है इन सोलर सेल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये सोलर सेल्स, ये सोलर पैनल बना रखा है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब कंज्यूम
अपने अंदर उसको समा लेता है। तो सोलर सेल्स बनाए जाते हैं जिससे कि जो सोलर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जाए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। या हम कह सकते हैं कि जो सोलर सेल्स हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। मैनी ऑफ दीज सेल्स, और इनमें से बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे सोलर पैनल्स से मिलकर बने होते हैं। जॉइन इनटू सोलर पैनल्स, ये देखो छोटे छोटे सोलर पैनल्स हैं, इनके थ्रू को बनाया जाता है टू जनरेट पावर ऑफ हीटिंग, जिससे कि जो हीटिंग पावर है या लाइटिंग पर्पस है उसको फिर यूज़ किया जाता है जिससे सोलर एनर्जी जनरेट हो। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, और जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी की उसको यूज़ करने का ये बेनिफिट, इसका काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है। और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ को मिलता है? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के आसपास वाले जो एरियाज़ के अंदर, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और आर्टिक सर्कल, इनके बीच वाला जो एरिया होता है, यहाँ हम ये कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाला जो एरिया है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। और वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनको हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहते हैं। और वहाँ पर सन की रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ऐसी जगह पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को बनाया जाता है। सोलर जो सनलाइट है उसको यूज़ किया जाता है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी ये यूजेस हैं सोलर एनर्जी से कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो ये सोलर हीटर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर ड्रायर्स होते हैं, और इसके अलावा कम्युनिटी लाइटिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी हैं। अगर आपसे यूजेस पूछा जाता है तो उसमें आप ये लिखेंगे। अब हम बताएंगे आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं और इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। भी आपने पढ़ा था, एक तो आपका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है और जियोथर्मल एनर्जी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो फ़ायदे क्या हैं कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इसको सेटअप करते हैं, इसको एक बार सेटअप किया जाता है, उसके बाद जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम हो जाती है। केवल सेटअप करने में ही कॉस्ट है, उसके बाद कम हो जाती है, यानी इसमें जो खर्चा आता है वो कम होता है, केवल बनते वक्त होता है, उसके बाद नहीं होता। दैन सेफ़ एंड क्लीन, ये साफ़ और क्लीन रहती है, सेफ़ रहती है, तो यानी इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। और इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब ये चलते हैं, इसके जब विंड एनर्जी से जब ये जनरेटर्स चलाए जाते हैं तो उनमें काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो कौन सा पॉल्यूशन होता है? ये नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन नहीं होता बट नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और विंड मिल को सेटअप करना, या स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था इसको सेटअप करना ही कॉस्टली होता है, उसके बाद खर्चा नहीं लगता। इसको बनाना, सेटअप करना कॉस्टली होता है। दैन इसके बाद डिस्टर्ब रेडियो, और ये जैसे मान लीजिए जहाँ पर भी ये विंड मिल वगैरह लगाए जाते हैं विंड एनर्जी के लिए, तो वहाँ पर ये रेडियो टेलीविज़न रिसेप्शन को डिस्टर्ब करते हैं, काफ़ी इसमें खरखर आता है, यानी कि अच्छे से आप उसको सुन नहीं पाते हैं, रेडियो टेलीविज़न को ना देख पाते हैं। देन हार्मफुल टू बर्ड्स, और ये चिड़ियों के लिए भी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि चिड़िया जो ऊपर उड़ती है और यहाँ पे विंड मिल में चरखा चलता है, तो इससे इनको नुकसान होता है। दैन फिर आता है आपका सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के फ़ायदे और नुकसान। सोलर एनर्जी सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये नॉन पॉल्यूटिंग है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं होता है। अब इसके नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कमियाँ, वो है ये खर्चीला है, इसको लगाने में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। दैन सेकेंड जो है डिफ्यूज सोर्सेज सो गेट वेस्टेड। अब जो सोर्सेज हैं वो अगर डिफ्यूज हैं तो ये वेस्ट भी हो जाता है, तो ये मेन क्या हो गया, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। देन फिर आता है आपका टाइडल एनर्जी।
टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है एंड इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि ख़त्म नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। ये सभी में है कि ख़त्म नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, उनको ये रीयूज़ किया जा सकता है। और नुकसान क्या है टाइडल एनर्जी का कि ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को नुकसान पहुँचाता है। वाइल्ड लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जो हैबिटेट्स हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। डिफ़िकल्ट टू हार्शनेस, ये सबसे ज़्यादा हार्शनेस, कठोरता, काफ़ी कठोर होता है। उसको बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। देन उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें थोड़े से अमाउंट से काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब छोटा सा अगर अमाउंट अगर यूज़ करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का, तो उससे कई कई केजी कोल्स के बराबर इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। दूसरा, ये एक्सपेंसिव होता है, यानी कि इसको सेटअप करने में काफ़ी खर्चा आता है। थर्ड है इसके बाद है आपका बायोगैस। बायोगैस को सेटअप करना, इसके फ़ायदे क्या है कि ये कम कीमत पर इसको बनाया जा सकता है, सेटअप किया जा सकता है, लो कॉस्ट होती है इसकी, एंड ईजी टू ऑपरेट, इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट का यूज़ किया जा सकता है। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करता है। कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने का काम करता है। देन फिर आता है आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं कि ये क्लीन है, इको फ्रेंडली है एंड ऑलवेज अवेलेबल, ये हमेशा अवेलेबल रहता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, क्या इसके लिमिटेशन है या डिसएडवांटेजेस हैं। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सिटीज़, इसको सिटी से काफ़ी दूर लोकेट किया जाता है। एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट, और इसी वजह से कि जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज़्यादा आता है, ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यानी फ़ायदे एंड नुकसान। ठीक है, तो ये तो था आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान। देन फिर हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये ना ख़त्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड विंड मिल हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, और ये ग्रेन्स को पीसने में, ग्राइंडिंग आप जानते ही तो क्या होता है, पीसना, उसमें यूज़ किया जाता है। या लिफ्टिंग वाटर्स को लिफ्ट करने में सिंस टाइम्स इमेमोरियल, यानी पानी काफ़ी लंबे समय से ये ग्रेन्स को पीसना, जैसे अनाज वगैरह पीसने में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये पानी को उठाने में काम किया जाता है, पानी को ऊपर लिफ्ट करने में काम लेते हैं। इन मॉडर्न टाइम के अंदर जो विंड मिल्स है, द हाई स्पीड, क्योंकि जो विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं, इसके जो ब्लेड्स होते हैं काफ़ी तेज़ घूमते हैं। विंड रोटेट द विंड मिल्स, और जो विंड है वो रोटेट करती है विंड मिल्स को, विच इज़ कनेक्टेड टू जनरेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाने लगी है मॉडर्न टाइम के अंदर। तो ये समझ आया क्या क्या यूजेस हैं इसके विंड मिल के। तो अगर आपसे यूजेस पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ग्राइंडिंग ग्रेन्स, लिफ्टिंग वाटर एंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको कनेक्ट किया जाता है जनरेटर के साथ, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी भी आप लिख सकते हैं। तो 3 मेन यूजेस हो गए इसके। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड्स मिल, और जो विंड फार्म्स हैं इसके कई क्लस्टर्स होते हैं, एक साथ बहुत सारी विंड मिल्स लगाई जाती हैं इन अ कोस्टल रीजन के अंदर या माउंटेन पासेस के अंदर, वेयर द स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर हमेशा बहुत तेज़ और लगातार हवाएं चलती रहती हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर, तो वह है विंड फार्म। ये फाउंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं, या इनको लगाया गया है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन के अंदर। यानी सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो इन कंट्रीज़ के अंदर की जाती है। देन फिर आता है आपका न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर। जो न्यूक्लियर पावर है उसको ऑब्टेन किया जाता है न्यूक्ली ऑफ एटम, इनको स्टोर करके इनसे जो एनर्जी निकाली जाती है वो न्यूक्लियर पावर कहलाती है। ऑफ नेचुरल अकरिंग
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम है। दीज फ्यूज अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, जब ये दोनों ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो ये पावर तो इससे जो एनर्जी निकलती है, एमिट पावर मतलब कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर, और जो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर का प्रोड्यूसर है, यानी प्रोड्यूस करने वाली जो वो है कॉन्टिनेंट में यूएसए एंड यूरोप है। और इंडिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है झारखंड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं यूरेनियम के, और जो थोरियम है ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा मोनोजाइट सैंड के अंदर केरल में। केरल के अंदर जो कोस्टल के पास जो लैंड पाई जाती है वो है मोनोजाइट सैंड, और इसके अंदर थोरियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, और जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया के अंदर, ये लोकेट किया जाता है कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर, ये बता रखा है कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो कलपक्कम ये तमिलनाडु के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, राणा प्रताप सागर ये नियर कोटा इन राजस्थान के अंदर है, एंड नेरोरा ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसमें जो नाम दे रखे हैं कलपक्कम, तारापुर और ये राणा प्रताप सागर, नेरोरा एंड केंगा, ये सारे आपको मैप के अंदर भी तैयार करने हैं। दैन फिर आता है आपका जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से हीट एनर्जी निकलती है उसी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो टेम्परेचर अर्थ के अंदर से राइज होता है स्टीडली, क्योंकि अंदर हमेशा आपको पता है कोर बहुत गर्म रहता है और इससे लगातार जो टेम्परेचर है वो हमेशा राइज होता रहता है बहुत तेज़ी से एज वी गो डीपर, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं। वी सम टाइम दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ, और कभी कभार ये जो हीट है ये अपने आप सरफेस पर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग के रूप में। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और ये जो हीट एनर्जी है इसको यूज़ किया जाता है पावर को जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। जियोथर्मल एनर्जी इज फॉर्म द हॉट स्प्रिंग, और जो जियोथर्मल एनर्जी है ये हॉट स्प्रिंग के रूप में फॉर्म होती है। हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, इसको यूज़ किया जाता है बाद में कुकिंग के लिए, हीटिंग एंड बाथिंग सेवरल ईयर्स तक इसको यूज़ किया जाता है। यूएसए जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है यूएसए के अंदर, और वो हैं आपके न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस सेंट्रल अमेरिका में। इंडिया के अंदर जो जियोथर्मल प्लांट्स हैं वो लोकेटेड हैं मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड कुंगा वैली इन लद्दाख के अंदर। तो ये बता रखे हैं कहाँ कहाँ पर ये जनरेटेड है। दैन उसके बाद आता है आपका टाइडल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, जो एनर्जी टाइड से जनरेट होती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। एंड टाइडल एनर्जी कैन बी हार्सन, ये काफ़ी मुश्किल से इसको बनाया जाता है बाय बिल्डिंग डैम्स को बना करके एट अ नैरो ओपनिंग। इसके देखो आप ये डैम्स बनाए, इसमें ओपनिंग जो है वो काफ़ी कम होती है। एंड ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स आते हैं, द एनर्जी ऑफ द टाइड्स यूज इन टर्न टर्बाइंस, ये हाई टाइड्स आएंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो टर्बाइंस को चलाने में यूज़ की जाती है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। द टर्बाइंस इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये टर्बाइन इंस्टॉल किए जाते हैं डैम्स के अंदर जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। और सबसे ज़्यादा जो टाइडल एनर्जी है वो रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया के अंदर पाई जाती है, या उसको वहाँ पर जनरेट किया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइडल मिल्स फार्म्स बनाए गए हैं। तो ये हाई टाइड्स का इसमें बताया, वाटर इसमें से जाएगा और टरबाइन घूमेगा, हाई टाइड्स आए और बहुत तेज़ी से इसमें जाएगा और घूमेगा, और लो टाइड्स के अंदर ये यहाँ से जनरेट करेगा और ऐसे इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे हाई टाइड से घूमेगा और लो टाइड की तरफ आएगा। देन फिर आता है आपका लास्ट जो आपका टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल, वो है आपका बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स हैं, एनिमल मटेरियल्स हैं या एनिमल डंग, किचन वेस्ट, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और इसको एक जगह इसको कन्वर्ट किया जाता है। इन सभी चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है गैसेस फ्यूल के रूप में, जिसको हम बायोगैस कहते हैं।
तो आप ये देखेंगे इसमें डायग्राम के अंदर ये बना रखा है। तो इसमें क्या होता है, ये स्लरी जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उसमें डाला जाता है और उसके बाद ये गैस टैंक, इससे जो निकलता है गैस टैंक के अंदर, यहाँ से गैस निकलती है और बाद में जो उसका वेस्ट होता है वो मैन्योर के रूप में फर्टिलाइजर्स मैन्योर बन जाता है, क्योंकि उसका जो सब कुछ जलने के बाद उसमें मैन्योर बचेगा और फिर उसको वो एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो उसको डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया करते हैं। डाइजेस्टर्स, जो बायोगैस डाइजेस्टर्स होते हैं टू एमिट बायोगैस, ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरियाज हैं वो डिकम्पोज करते हैं और उसके बाद ये लोग बायोगैस छोड़ते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं, विच इज़ एसेंशियल मिक्सिंग ऑफ मीथेन, और जो कि एसेंशियली इसमें मीथेन गैस को मिक्स किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस मतलब ये सारे इनमें गैसेस होती हैं जो निकलती हैं। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल, ये एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है खाना बनाने के लिए, साथ ही साथ ये काफ़ी हल्का होता है एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और इसे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैन्योर निकलता है। मैन्योर मीन्स खाद होती है। ईच ईयर, हर साल। एनर्जी इज़ एवरीवेयर, एनर्जी हर जगह है, बट वी कैन सी दैट हार्सनिंग, लेकिन हमें इसको देखने में काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज़ कॉस्टली, और इस एनर्जी को बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है और काफ़ी खर्चीली होती हैं, कॉस्टली होते हैं। ईच वन ऑफ अस कैन मेक डिफरेंसेस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, और हम सभी लोग मिलकर इस डिफरेंस को कम कर सकते हैं। कैन मेक डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है उसको कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो हम एनर्जी को वेस्ट ना करें। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेट, एनर्जी को बचाना ही एनर्जी को जनरेट करना होता है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, और आज ही इसको एक्ट करना है, आज इसको अपने हैबिट में लाना है जिससे कि अपना आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइटर हो और एनर्जी फ्यूचर बने। तो ये आपका पूरा देखा है, बायोगैस के बारे में बता दिया, ये आपको टाइडल एनर्जी के बारे में बता दिया कैसे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये जियोथर्मल है, यहाँ से देखो आप, यहाँ ये गर्म झरना निकलता है, गर्म हॉट स्टीम्स निकलती हैं, या यहाँ से जो भी गर्मी निकलती है उसको वेल और वाटर्स, ये पाइप के थ्रू उसको ऐड किया जाता है और इसी से टरबाइन चलते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका जियोथर्मल से रिलेटेड था। ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अंदर आपने देखा न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, इसके अंदर हीट निकल रही है फ्यूज़न की वजह से, और से हॉट वाटर निकल रहा है। इसमें आपने देखा बहुत सारी दो चीज़ें डाली थी, यूरेनियम एंड थोरियम। फिर ये स्टीम निकलती है, स्टीम से टरबाइंस चलते हैं और इससे एनर्जी जनरेट होती है। तो आप देखोगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, अलग डायग्राम्स के थ्रू शो किया गया है कि किस टाइप से एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो ये सारी जितनी भी एनर्जीज़ के बारे में आपने पढ़ा था ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज थी, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।